नमस्कार मेरे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं। जल्दी से एक बार सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लो। आज हमारा टॉपिक है सॉइल इन इंडिया, भारत के अंदर मृदा, भारत के अंदर मिट्टी। इसको समझना है इन डिटेल, मजेदार तरीके से। सारे बच्चे आ जाओ। चलिए जी, फटाफट से हर बच्चा आ जाए, मजा आ जाए पढ़ने में। मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं किसी के भी। क्या तुम लोग कमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? गुड मॉर्निंग जी। अब आने लगे। चलो स्टार्ट करें। आपने पहले भी रिवर सिस्टम, ठीक है सर। जैकेट में आप बूढ़े लग रहे। बूढ़ा? यार ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। और वैसे भी बूढ़े हो चले हैं भैया। अब 45 साल की उम्र में बूढ़ा नहीं दिखूं तो कब दिखूंगा? अब जवान दिखने की उम्र तुम्हारी है। सर मुझे YouTube रैंकर गूगल चैनल से अनब्लॉक कर दो। जब क्लास होगी तो एक बार बता देना। ठीक है सर, इस बैच में रिकॉर्डेड डलवा दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। और बता। गुड मॉर्निंग जी। सुजीत कुमार, ले लिया भाई तुम्हारा नाम। आ जाओ। ठहरे ठहरे ठहरे। चलो, सुंदर लग रहे हो आज सर। देखा, कुछ लोग बूढ़े बताते हैं, कुछ लोग सुंदर। तो क्या चल रहा है विजय? ठीक है, तुम्हें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, मुझे पढ़ाने से, है ना भाई? मैं क्या बताऊं, ये कब देगा नोट्स? मैं आज ऑफिस जा ही रहा हूं, तो आज करवा ही दूंगा। सर न्यू बैच की क्लासेस जो आपकी इसमें डलवा दी, न्यू बैच की क्लासेस इसमें डलवा दूं? कौन सी न्यू बैच की क्लास डलवाऊं इसमें? न्यू बैच तो अभी होगा। ठीक है, स्टार्ट करें? कह दो सर, स्टार्ट कर दो आप। सर इतना बताने के बाद भी नाम नहीं लेते हैं। क्या क्या बताना है? सर गुस्सा मत मत करना। अरे जल्दी शुरू करूंगा यार। मैं गुस्सा की, तुम्हें लगता है मैं बहुत गुस्से वाला हूं क्या यार? तुम ऐसे मुझे लिखते हो कि गुस्सा मत करना। मैं तो गुस्सा करता भी नहीं हूं। ठीक है, मैं तो गुस्सा करता भी नहीं हूं। अच्छा, कल जो यूट्यूब पर पढ़ाया था वो वाला, यार वो वाला तो नए बैच में जाएगा, लेकिन तुम्हारे आने वाले बैचेस में मैं कर रहा हूं, अपग्रेड कर रहा हूं। ठीक है सर, आप घर से क्लास, यस अभी मैं घर से क्लास ले रहा हूं। क्लास के बाद मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा, तो शाम को ऑफिस में ही मिलूंगा मैं। चलो जी, शुरू किया जाए। देखो मेरे भाई, जब भी मैं मृदा के बारे में बात करता हूं, मैं सॉइल के बारे में बात करता हूं, पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। देखो, मैं जब भी किसी मिट्टी को देखता हूं ना, तो मन में विचार आता है ये मिट्टी कैसी है। अगर मान लेते हैं मेरे सामने एक मिट्टी है जो बड़ा ही डार्क कलर के साथ आ रही है, एकदम गाढ़ी कलर की है, डार्क कलर है। ठीक है, तो जनरली जब भी किसी मिट्टी को मैं देखता हूं और उसका कलर डार्क होता है ना, तो मैं समझ जाता हूं इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रहा हो? जिस मिट्टी में नमी ज्यादा होती है, जिस मिट्टी में पानी ज्यादा होता है, जिस मिट्टी में जैविक पदार्थ ज्यादा होंगे, जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक ज्यादा होगा, उसका कलर भी ज्यादा डार्क होगा। एग्जाम्पल बताओ, पहाड़ों में चले जाओ। पहाड़ों के अंदर जो वो वाले नहीं, तो जहां पे जंगली जंगल होता है, उसकी मिट्टी देखना बिल्कुल डार्क कलर की मिलती है, या फिर डार्कर साइड होती है। तो मतलब एक चीज मुझे समझ में है, मैं मिट्टी को देखने से उसके अंदर का थोड़ा बहुत आइडिया तो बता सकता हूं मिट्टी कैसी होगी। तो मिट्टी का कलर जितना ज्यादा डार्क होगा, उतना ज्यादा मिट्टी जो है मॉइस्चर से भरी होगी, नंबर एक। यही अगर मैं डेजर्ट में चला जाऊं, मैं रेगिस्तान में चला जाऊं, तो मुझे मिट्टी का कलर बिल्कुल लाइट दिखाई देता है, जिसको हम बालू रेत बोल देते हैं। तो जिस मिट्टी का कलर लाइट होगा, जो मिट्टी हमें हल्के कलर की दिखाई देगी,
मेरे भाई याद कर लीजिएगा, वो मिट्टी जो है, वो मिट्टी जो हल्के कलर की है, जो बिल्कुल लाइटर साइड पे है, उस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर की कमी होगी। मतलब मैं पहला पॉइंट तो ये बताना चाह रहा हूं, मिट्टी को देखने से मैं उस मिट्टी का स्टाइल बता सकता हूं, सिर्फ मिट्टी को देखने से, कि अगर डार्क है तो पानी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, और अगर हल्के कलर की है तो पानी कम है, मॉइस्चर कम है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब नंबर 2 पर आ जाओ। अगर मैं ये बोलूं कि मैं मिट्टी को छूने से मिट्टी का प्रकार बता सकता हूं, कैसे बताओगे? मैंने मिट्टी हाथ में उठाई, अगर मेरे हाथ में लेने के बाद मिट्टी हाथ में चिपक रही है, कुछ नमी का एहसास करवा, तो मॉइस्चर ज्यादा है। अगर मैं मिट्टी को उठा रहा हूं, बालू रेत है, हाथ में ऐसे रगड़ के सारा नीचे गिर गया, हाथ में कुछ नहीं चिपका, तो इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। तो मतलब मैं देखने से, छूने से मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का टाइप बता सकता हूं, एक हल्का सा आइडिया मेरे पास है। हमने कहा डन सर। नंबर 2, अगर मैं ये कहता हूं, जब मैं मिट्टी के बारे में पढ़ता हूं, तो सबसे पहली चीज, मिट्टी के अध्ययन के बारे में जब पढ़ना है, मिट्टी के बारे में जब स्टडी करना है, तो इसको हम बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या ये वर्ड हमको पता था? जब मैं मिट्टी के बारे में पढ़ूंगा या मिट्टी के लिए पढ़ूंगा, तो जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, उस वर्ड को बोला जाता है पेडोलॉजी। पहली चीज तो यही आप याद कर लीजिएगा कि मिट्टी का अध्ययन जो होता है, इसको पेडोलॉजी बोला जाता है। सही है, क्लियर? नंबर 2 पर आए। अगर मैं ये बात कहता हूं कि मिट्टी क्या है, मतलब मैं जमीन के ऊपर चल रहा हूं, जमीन के ऊपर चल रहा हूं, तो जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, उसी को मैं मिट्टी बोल देता हूं, उसी को मैं मृदा बोल देता हूं। सही है, बहुत सिंपल बात है। मैंने बोला मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत होगी, मैंने कहा ठीक। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे सामने कोई चट्टान पड़ी है और मैं लगातार उस पर घूम रहा हूं, लगातार उस पर घूम रहा हूं, तो वो चट्टान छोटे छोटे महीन से पार्टिकल में टूटने लगेगी और वही मेरी मृदा भी बनाने लगेगी। सर सही बात है। तो मतलब अगर मैं ये बोलना चाहूं कि मिट्टी जो बनी होगी, नीचे जो चट्टान रही होगी, उसके कारण बनी होगी, यार लॉजिक तो सही लग रहा है। देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं एक लेयर पे घूम रहा हूं, मैं सड़क पे घूम रहा हूं, मैं ग्राउंड में घूम रहा हूं, ठीक है, तो सड़क के बराबर में एक लेयर सी दिखाई देती है, वो मिट्टी है। खेत में घूम रहा हूं, मिट्टी है। तो वो मिट्टी जो बनी होगी ना, वो जो नीचे चट्टान रही होगी, उसके टुकड़े उस मिट्टी के अंदर जरूर होंगे। मतलब वहां के घिसने से जो चीजें प्रोड्यूस हो रही होंगी, उसी को मैं मृदा बोलता हूं, उसी को मैं मिट्टी बोलता हूं। ठीक है, तो दो चीज क्लियर है, मिट्टी की स्टडी पेडोलॉजी है। पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह, जहां पर हमारे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, जहां पर हम लोग घूम रहे हैं, वो भी मिट्टी होती है, वो भी मृदा ही होती है। हमने कहा ठीक। नंबर 2 पर आओ। हमने क्या बोले, मिट्टी का काम क्या होता है? प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प करना। मतलब जितने भी हमारे पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं, वो कहां ग्रो करते हैं? सर मिट्टी में ग्रो करते हैं। अगर तुम गमलों में भी कर रहे हो ग्रो, तुम घर में या बागवानी कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो? सर मिट्टी तो चाहिए ना, चाहे तुम गमलों में डालो, चाहे खेत में डालो, चाहे पार्क में डालो, कहीं भी डालो, तुम्हें मिट्टी चाहिए। तो प्लांट की ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सर मिट्टी के ऊपर डिपेंड कर रही है। दूसरा, अगर मिट्टी अच्छी है तो आपके प्लांट अच्छे ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, मिनरल मिल रहे हैं। अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है तो भाई आपके प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब इट सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ, वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। नंबर 2, अब यहां पर दोनों चीजों का इफेक्ट आता है, नेचुरल भी और ह्यूमन फैक्टर भी। रीजन आपको बताता हूं। मैं क्या कहता हूं, मैंने खेती कर ली, मैं कुछ बाहर से कोई सोर्स नहीं कर रहा हूं, बस मिट्टी में मैंने बीज डाल के छोड़ दिया। अब वहां पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर ह्यूमन फैक्टर काम करेंगे तो वहां पे ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो वहां पे सारे फैक्टर काम करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि मिट्टी जो है हमारे पृथ्वी, अच्छा एक चीज मैं बार बार यूज करूंगा, अगर मुझे ऐसा पृथ्वी दिखाई दे रही है ना, तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली ये सतह होती है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। तो अगर कोई मुझे कहता है क्रस्ट की सबसे ऊपरली सतह, क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली जो सतह है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम मृदा वाली जगह बोलते हैं, उसी को मिट्टी वाली जगह बोलते हैं। क्या ये बात मैं समझ पाया? सर मेरा वेस्ट बंगाल कांस्टेबल एग्जाम 30 को है, विल ज्योग्राफी, हाँ यार करवा दूंगा तब तक। ठीक है, यहां तक समझ में आई? तो मैंने कहा क्रस्ट के ऊपर वाली जो सतह है, क्रस्ट के ऊपर वाली, इसी को मृदा बोलते हैं, इसी को मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी की स्टडी पेडोलॉजी है। मिट्टी जो है प्लांट की ग्रोथ में मदद करती है। मिट्टी ह्यूमन फैक्टर और नेचुरल दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने कहा ठीक। अब आ गया, अगर ये सवाल पूछे कि मिट्टी क्या है, तो बड़े प्यार से सुनिएगा। मिट्टी जो है वो छोटे छोटे जो चट्टान के पार्टिकल है उनसे, जैविक पदार्थ इनसे, और हमस इनसे मिलकर बना है। एक डायग्राम यहां देखो, मतलब ये बात सुनने वाली बहुत बेहतरीन चीज है ये। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पर काम कर रहा हूं। मिट्टी क्या है मेरे भाई? एक से बहुत डिटेल में करेंगे हम लोग मिट्टी। देखो हमने क्या बोला, मिट्टी क्या चीज है? सर मिट्टी वो है जिसके अंदर हवा है, मिट्टी वो है जिसके अंदर पानी है, मिट्टी वो है जिसके अंदर खनिज है, और मिट्टी वो है जिसके अंदर जैविक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है। दोबारा बोलो,
अगर मेरे सामने मिट्टी दिखाई देती है, कोई मुझसे ये पूछ ले बता भाई मिट्टी एक्चुअल में क्या है, मैं कहता हूं मिट्टी के अंदर हवा होती है। सर हवा तो ऊपर होती है, भाई एयर ना नीचे भी सोख की जाती है। जगह होते हैं जब हम कहते हैं मिट्टी के अंदर थोड़ा गैप है, वो गैप हवा है। मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है, मिट्टी के अंदर पानी है। जैविक पदार्थ क्या होता है सर? जैविक पदार्थ आप ऐसे समझ के चलिएगा कि जब कोई प्लांट होता है, जो कोई एनिमल होता है, वो दब जाता है तो वहां से खमस क्रिएट होती है, वहां से अवशेष क्रिएट होता है, वहां से जैविक पदार्थ क्रिएट होता है, तो वो जैविक पदार्थ वहां पे है। और मिट्टी का अपना कुछ खनिज होता है। एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जैसे मान लो किसी मिट्टी के अंदर जो है पोटेशियम ज्यादा है, किसी मिट्टी के अंदर फोस्फोरस ज्यादा है, वो उस मिट्टी का खनिज है, उस मिट्टी का मिनरल है। वो ऐसे नहीं कहते कि यार इस मिट्टी का मिनरल बहुत ज्यादा है तो मतलब वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। तो मिनरल भी जो है डिपेंड करता है कि ज्यादा मिनरल होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। तो सिंपल सा फंडा ये रखते हैं कि मिट्टी के अंदर 4 चीज मिलते हैं, हवा, पानी, खनिज और जैविक पदार्थ। अच्छा ये ऑर्गेनिक मैटर है, जरूरी नहीं कि हर मिट्टी में हो, ये ऑप्शनल है। जरूरी नहीं हर मिट्टी में हो, ऑप्शनल है। मैं एग्जांपल बताता हूं अगर कोई जो लेयर है मिट्टी की वो लावा से मिलकर बनी होगी तो उसके अंदर जैविक पदार्थ ना के बराबर होंगे। ठीक है, जैविक पदार्थ ना के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि वो लावा से मिलकर बनी है। जैसे अग्नीय चट्टान यानी इग्नियस चट्टानें जो होती है, उसकी जब मिट्टी बनती है ना, उसके ऊपर जैविक पदार्थ कम होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ये तो ये मैटर डिपेंड करेगा कि आपकी मिट्टी बन कहां रही है। तो पहली चीज तो ये हुआ। नंबर 2 पे आओ। अब समझते हैं। हमने कहा 4 बेसिक चीजें हैं। हमने कहा मिनरल है, खनिज है, जैविक पदार्थ है, हवा है, पानी है, जिनसे पूरी मिट्टी तैयार होती है। अब मिट्टी की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे एक चीज और समझिएगा, 3 मेजर कंपोनेंट है किसी मिट्टी के बारे में। कैसे? मैं कहता हूं, अब इनका कंसंट्रेशन पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सा कंसंट्रेशन का कहां से होगा, कितना होगा, तो उसके ऊपर बात करता हूं। देखो, आपसे एग्जाम में ये पूछा गया कि जब आप मिट्टी ढूंढते हो, जब आप मिट्टी देखते हो, तो सबसे महीन मिट्टी कौन सी और सबसे मोटी मिट्टी कौन सी है? ये एग्जाम में आपसे सवाल पूछा गया है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे सामने अलग अलग तरह की मिट्टी है, ध्यान से सुनना इस चीज को। मैं कहता हूं कि जिनसे मैं बर्तन बनाता हूं ना, जिनसे मैं बर्तन बनाता हूं, वो छोटे छोटे जो हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं, तो हमने बोला एक होती है क्ले, इस क्ले को बोलते हैं चिकनी मिट्टी, नंबर 1। इसी के ऊपर होता है गाद। गाद का मतलब होता है जैसे दलदल से निकाल लियो, जैसे दलदल से निकाल लियो, ये होता है स्लिट। और नंबर 3 होता है सैंड। सैंड मतलब बालू रेत। ये 3 चीज होती है मेरे पास। क्ले बिल्कुल चिकनी मिट्टी, ये होता है गाद जैसा, और ये होता है बालू रेत, मोटे मोटे दाने होंगे, मोटे मोटे दाने होंगे। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई क्ले के बारे में कहता है तो मैं कहता हूं ये सबसे फाइनेस्ट होती है, सबसे फाइनेस्ट, सबसे बारीक जो होगा वो इसी का होगा। यानी यहां पर जो पार्टिकल का साइज होगा वो सबसे कम होगा, मिनिमम होगा पार्टिकल का साइज। यहां पे मॉडरेट साइज का होगा पार्टिकल, मतलब बीच का होगा, मॉडरेट साइज मतलब बीच का, और यहां पे बिग साइज के पार्टिकल्स होंगे, बिग साइज के पार्टिकल्स होंगे। अब मुझसे ये तो पूछेगा नहीं मॉडरेट क्या है, फाइन क्या है, बिग क्या है, वो एग्जैक्ट आपसे वो पूछ लेता है कि साइज बता दो। तो मुझे यहां पर याद रखना है 0.5 mm से लेकर 2 mm का साइज यहां पर मिल सकता है। मतलब ये साइज एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा हुआ है, तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, और यहां पे 0.002 mm से लेकर 0.02 mm तक यहां मिल जाएगा, और यहां पे 0.002 mm से स्मॉल रहेगा, कम रहेगा। तो ये कुछ साइज आपसे पूछ सकता है। राजस्थान में सैंड होती है, राजस्थान में तो बिल्कुल सैंड होती है, बालू रेत होता है, जैसलमेर वगैरह चल जाओ सैंड ही सैंड नजर आएगा। तो मैंने कहा 3 मेजर कंपोनेंट है जहां पर सैंड, सिल्ट और क्ले है, रेत है, गाद है और मिट्टी है। मिट्टी चिकनी मिट्टी है। हमेशा ध्यान रखना है कि चिकनी मिट्टी का साइज हमेशा कम होगा। सबसे महीन, सबसे बारीक, सबसे छोटा पार्टिकल साइज अगर कोई पूछेगा तो शांति से आंसर क्ले पे लगाना है। सबसे बड़ा साइज कोई पूछेगा तो आंसर किस पे लगाना है, तो सैंड पे लगाना है, बालू रेत पे लगाना है। इनके बीच में एक और लेयर आती है जिसको लूमी बोलते हैं। लूमी क्या इन बिटवीन होती है, गाद को और सैंड को मिक्स कर दो तो लूमी बना देते हैं। लेकिन ये 3 मेजर ध्यान रखना है। अगर मैं ये कहता हूं जो भी हमस का कंटेंट होगा वो उस मिट्टी की प्रजनन शक्ति के ऊपर, फर्टिलिटी के ऊपर इंपैक्ट डालता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मिट्टी के अंदर जितना ज्यादा जैविक, जितना ज्यादा खनिज होगा उतनी ज्यादा उसकी उपजाऊ करने की शक्ति बढ़ जाएगी। ये मुझे ध्यान रखना है। इसके बाद साइंटिफिक स्टडी इज नोन एज पेडोलॉजी। अगर मैं मिट्टी के बारे में पढ़ता हूं तो मैं पेडोलॉजी बोलता हूं।
लेकिन मैं मिट्टी बनने के बारे में पढ़ता हूं तो पेडोजेनेसिस बोलता हूं। मैंने बोला कि मुझे मिट्टी बनानी है, मैंने कहा पेडोलॉजी है हमारे पास, लेकिन कहता है मुझे मिट्टी को बनते हुए देखना है, तो पेडोजेनेसिस मुझे याद रखना पड़ेगा। दोबारा बोलेगा, कम समझ में, मैं दोबारा बता रहा हूं, बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी मन पे नहीं लेना है कि सर टॉपिक मुश्किल है, समझ नहीं आया, समझेगा आराम से। देखो, मैं यहां पर जमीन पे खड़ा हूं, सपोज करे चलते हैं, मतलब मेरे नीचे टाइल नहीं है, जमीन है। इस जमीन के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको मैं मिट्टी बोलता हूं, ठीक है। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि बताओ यार मिट्टी किस चीज की मिलकर बनी होगी, तो मैं कहता हूं यार मिट्टी में हवा होती है, मिट्टी में पानी होता है, मिट्टी में खनिज होता है, और मिट्टी में कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, कुछ जैविक पदार्थ भी होते हैं, मतलब 4 चीजों से हमारी मिट्टी बनती है। पहला पॉइंट हमने कहा डन सर। दूसरी बात, जब मैं मिट्टी देखता हूं तो कई जगह पर मिट्टी बहुत बारीक होती है, कई जगह पर मोटी होती है, और कई जगह पर इन बिटवीन सी होती है। तो मैंने कहा जहां पर मुझे मोटी मोटी मिट्टी के दाने दिखाई देते हैं, जैसलमेर जाता हूं, बीकानेर जाता हूं, तो मुझे रेगिस्तान दिखता है और उसमें ना दाना मोटा दिखता है, ऐसा लगता है बालू रेत है, ठीक है। देखा आपने वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट में आता है, इधर डालते हैं, तैर के इधर आ जाता है, फिर इधर रखते हैं, वो इधर नीचे आ जाता है, वो बालू रेत भरा होता है। तो वहां पे दाना मोटा होता है, उसके अंदर पानी ना के बराबर होता है, और एकदम सूखा हुआ होता है, तो उसको बालू रेत बोलेंगे, दाना मोटा है। उसके बाद नंबर 2 फिर आता है गाद। गाद मतलब वो जैसा वो नहीं होता दलदल टाइप से का, ऐसे मिट्टी उठाओ से दलदली सी मिट्टी आ जाती है, मतलब दाने दाने से होते, कहीं दाने कहीं पतली, ऐसा वाला, उसे गाद या सिल्ट बोलते हैं। फिर आता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी बच्चे खेलते भी हैं, जिसको क्ले वाले टॉय बोलते हैं ना, बच्चे लेके आते हैं, रगड़ रगड़ के वो टॉय बनाते रहते हैं कि अलग अलग मोल्ड में डाल के, वो चिकनी मिट्टी है। तो चिकनी मिट्टी सबसे बारीक, बीच में आएगी गाद, और सबसे ऊंचा जो सबसे मोटा दाना जो होगा वो बालू रेत का होगा, सैंड का होगा। ये पढ़ा। दूसरा मैंने ये बोला कि जब भी किसी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में देखता हूं, जब भी किसी मिट्टी की फर्टिलिटी में देखता हूं, तो 2-3 चीजों पे काम करते हैं। फर्टिलिटी बढ़ती है, उसके अंदर मिनरल कितने हैं, फर्टिलिटी बढ़ती है, उसके अंदर जैविक पदार्थ कितना है, तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। नंबर 3, जब मैं मिट्टी के बारे में पढ़ता हूं तो मैं उसको पेडोलॉजी बोलता हूं, कि मुझे मिट्टी के बारे में पढ़ना है, कि द स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन। जब मुझे अध्ययन करना होगा तो मैं पेडोलॉजी बोलूंगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर मुझे उसका निर्माण देखना है, मुझे बनते हुए देखना है कि बनेगी कैसे, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो पेडो वर्ड मिट्टी के लिए, जेनेसिस मतलब निर्माण, तो मिट्टी का निर्माण इज नोन एज पेडोजेनेसिस। क्या ये बात मुझे समझ में आई अब? ठीक है, सिंपल है। तो यहां तक मुझे बात समझ में आ गई, सिंपल सिंपल, क्या मिट्टी ऐसे ऐसे काम करती है, इस तरीके से काम करती है, आ गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे भाई, यहां पर देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, डायग्राम को एक बार देखते हैं। सर बड़ा अजीब सा डायग्राम है। मैं हमेशा कहता हूं कि मिट्टी का निर्माण जो है उसके नीचे दबी गहरी चट्टान से होता है। ऐसा नहीं कि आसमान से मिट्टी गिरी और बन गई, ना, बिल्कुल नहीं होता। जो नीचे चट्टान दबी होगी उसका घर्षण कर करके रगड़ा उतार उतार के जो छोटे कण बने होंगे वो वहीं से क्रिएट हुए होंगे। एग्जांपल लेते हैं, देखो जी मेरे भाई, सर क्ले में मॉइस्चर ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा भाई, जितनी ज्यादा चिकनी है मॉइस्चर उतना ज्यादा होता है, मॉइस्चर अच्छा खासा होता है। मैंने कहा था क्ले का कलर वैसे भी डार्क होता है। आपने वो मिट्टी वाला देखा नहीं, क्ले वाली मिट्टी आती है उसमें हल्की सी नमी रहती है, क्ले वाली मिट्टी में नमी ज्यादा रहती है, तो थोड़ी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। जितना ज्यादा पार्टिकल साइज बड़ा होता है मॉइस्चर कंटेंट कम नजर आता है, जैसे बालू रेत में कम होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। अब मैंने आपसे बोला कि देखो इधर सबसे पहले हमारे सामने एक चट्टान रखी है, ये बहुत बड़ी चट्टान है, दिखाई दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है। अब मैं कह रहा हूं इसके ऊपर सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान सब आ रहा है। हाँ सर आता दिखाई दे रहा है। अब मैंने बोला यहां पे कुछ पेड़ पौधे हैं सर, हाँ सर पेड़ पौधे हैं, ये भी इसके नीचे दब के जैविक पदार्थ बनाएंगे। हमने कहा बनाओ। अब मैंने कहा यहां पर ये चट्टान जो थी थोड़े थोड़े हिस्सों में टूटने लगी, चाहे वो किसी का प्रेशर हो, चाहे वो खुद का प्रेशर से टूट रही हो, चाहे एक्सटर्नल प्रेशर से, चाहे इंटरनल प्रेशर से, वो टूट रही है। टूटने के बाद यहां पर पेरेंट चट्टान है, इस पेरेंट चट्टान के ऊपर जो टूटे हुए अवशेष है ना वो यहां पे आके इकट्ठा होने लगे। इनके ऊपर सारे केमिकल, सब मैकेनिकल एक्शन काम भी करने लगे, और काम कर करके वो इतने बारीक हो गए कि इन्होंने मिट्टी का आकार ले लिया। इन्होंने क्या ले लिया? मिट्टी का आकार ले लिया। सर दोबारा बताओ। देखो मेरे भाई, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात बोली, इसको समझिएगा, आसानी है। एक सिंपल डायग्राम दिखाता हूं, वो यही तुम्हें समझ में आता है। देखो सबसे पहले मैंने बोला नीचे ना एक बहुत बड़ी चट्टान है, ये बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है। इस चट्टान के ऊपर सारे हवा पानी सबका दबाव पड़ रहा था, हम लगातार इसी के ऊपर मूव कर रहे थे, तो इसके एक हल्की चट्टान टूटी जिसको हमने पेरेंट चट्टान बोल दिया। टाइप सी, भाई याद रखना सी में क्या आता है? पेरेंट चट्टान है, मुख्य चट्टान होगी। हाँ हमने कहा ठीक है।
इस मुख्य चट्टान में छोटे छोटे बारीक हिस्से टूटने लगे। जब वो बारीक हिस्से टूटे तो टूटकर क्या बन गया, ये बी लेयर में चले गए, जिसको सब सॉइल बोला जाता है। ये टूटकर चले गए। अब इसको और बारीक बनाया। अच्छा, ये बारीक बना कौन रहा है, ये बारीक बना कौन रहा है भाई? हवा पानी होता है ना, हवा पानी, ऊपर से पानी आता है, जीव जंतु घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं और 70,000 चीजें घूम रही हैं। वो सारी चीजों ने क्या कर दिया, इस बी लेयर को तोड़कर ए लेयर बना दिया और ये टॉप लेयर होती है। जैविक पदार्थ सबसे ऊपर वाले लेयर के अंदर होंगे, क्योंकि ऊपर ही वो कीड़े मकोड़े पेड़ पक्षी सब वहीं मरे होंगे। तो वहां पर जो बना है उसको बोल दिया हमने ऑर्गेनिक लेयर है, सबसे ओ वाली। सर एक बार दोबारा बनाना आप। देखो मेरे भाई, सिंपल सा समझते हैं फंडा। हमने क्या किया, हमने कहा नीचे जो है यहां पे एक बड़ी चट्टान थी, इसका नाम रख दिया कि ये बेड रॉक है, बड़ी चट्टान है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहां पे मैंने बनाई पेरेंट चट्टान, ये है पेरेंट की चट्टान, जो मेन चट्टान हमको उस मिट्टी के लिए चाहिए। ये बड़ी चट्टान थी बड़े एरिया में, ये पेरेंट की चट्टान टूटकर लगाई, इसको हमने सी लेयर लिख दिया। इस सी लेयर से छोटी छोटी चट्टानें टूटकर यहां पे आई, इसको मैंने लिख दिया बी लेयर। अब ये बी लेयर जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं कहता हूं सब सॉइल है, मिट्टी हल्की हल्की बननी शुरू हुई है। अच्छा, ये स्टेज वो है जहां पर बदलाव ज्यादा आता है, जहां पर बदलाव ज्यादा आता है, चेंजेस ज्यादा आता है। फिर आती है हमारे पास ए लेयर। अब ए लेयर कौन सी होती है, इसको टॉप सॉइल बोला जाता है। यहां पे मृदा तैयार है, यहां पे क्या मिट्टी तैयार है, लेकिन मिट्टी के अंदर जब मुझे ऑर्गेनिक लेयर दिखाई देगा, ऑर्गेनिक मैटर जैविक पदार्थ दिखाई देगा, तो ये बनेगी हमारी ओ लेयर। तो ओ ए बी सी, इसको कई कई आर लिख देते हैं, ये बात मुझे समझनी है। पहले तो ये समझो, पहले बहुत बड़ी चट्टान है जिसको बेड रॉक बोला, उससे पेरेंट चट्टान टूटी, पेरेंट चट्टान से हल्की हल्की चट्टानें टूटकर बीच की लेयर बनाई, फिर उसको तोड़ तोड़कर मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस कर करके जो बनी वो ए लेयर बनी, और जहां पे जैविक पदार्थ मिले वो मुझे ओ लेयर मिली। तो ये एक लेयर होती है। सर एटमॉस्फेरिक होता है क्या? ये बिल्कुल होता है। एटमॉस्फेयर की तरफ से जो प्रेशर धरती पर दिया जा रहा है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। द प्रेशर डन बाय एयर उस नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी प्रेशर होता है। ग्रेविटी का जोर भी होता है, घर्षण भी होता है, प्लेट मूवमेंट भी होते हैं। तो इन सब का जोर तो लगता ही है। बोलो ये वाली बात मुझे समझ में आई? अर्थक्वेक से प्लेट मूवमेंट होती है यार, मतलब आप मिट्टी बनने की प्रोसेस की एक बोल सकते हो कि प्लेट अलग हुई होगी तो वहां पे अलग मिट्टी बन रही होगी, ये आप बोल सकते हो। लेकिन ऐसा कोई सॉइल फॉर्मेशन में काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बात हुई। अब वापस से आओ उसी लेयर के ऊपर। सर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आर लेयर दिखाई दी, फिर मुझे सी लेयर दिखाई दी, फिर बी लेयर दिखाई दी, फिर ए लेयर दी, फिर ओ दिखाई दी। अब आपको बीच में एक ई लेयर दिखाई दे रही है। अब मान के चलो मेरे ना सामने एक प्लॉट है, वहां पे ना जब बारिश होती है ना इतना पानी भर जाता है, लेकिन सुबह पानी भरा होगा, शाम को पानी गायब। कहा ठीक है। फिर ऐसे अगले दिन बारिश होगी, सुबह पानी भरा होगा, शाम को पानी गायब। वो पानी गया कहां? मुझे एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, वो पानी गया कहां? मैंने कहा मेरे सामने प्लॉट है, पानी भर रहा है, सुबह बारिश होती है, दोपहर को पानी गायब है, शाम को बारिश हो रही है, रात को पानी गायब है। वो जा कहां रहा है पानी? सर वो मिट्टी सोख रही है, वो मिट्टी सोख रही है। तो मैं अगर किसी एरिया में ये बोल दूं कि लगातार बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है, तो वो मिट्टी जो पानी को सोख लेगी। जब वो पानी को सोखेगी तो उसके साथ बहुत सारे मिनरल भी नीचे चले जाएंगे, जो हल्के मिनरल होंगे, जो ऐसा हो जिनमें दम नहीं है रुकने का, नीचे चले गए। जब वो मिनरल नीचे चले जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ई लेयर, उसी को हम बोलते हैं ई लेयर। जब पानी के साथ मिट्टी के खनिज नीचे आ जाएं तो उसे हम लीचिंग बोलते हैं। ये वर्ड दिखाई दे रहा है, लीच मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। पानी के साथ नीचे आ जाना उसे हम बोलते हैं ई लेयर, यानी ए और बी के बीच में एक लेयर आती है, इसको ई लेयर बोलते हैं। क्या ये बात मैं समझ में पाया? क्या मैं अपने दिमाग में उतार पाया? ठीक है, मेरे पास आर लेयर है सबसे नीचे वाली चट्टान, सी लेयर है पेरेंट चट्टान, बी लेयर है जहां पे मिट्टी बन रही है, ए लेयर टॉप है, ओ जैविक है। अब मैं ई पे आया तो ई पे मुझे पता लग गया ई वाली वो लेयर है, ई वाली वो लेयर है जहां पर पानी के साथ साथ मिनरल भी नीचे आ जा रहे हैं, ये हमारी ई है। क्या मुझे बात समझ में आ गई? ठीक है। क्या फिर सर डैम का पानी क्यों नहीं होता? भाई देखो नदियां ट्रेवल करती है, ऐसा नहीं कि नदियां सोखती नहीं है, लेकिन नदियां को जब हम देखते हैं ना तो नदियों का एक सेचुरेशन लेवल रहता है, पानी लगातार बह रहा है, लगातार बह रहा है। ऐसा नहीं वो पानी सोख नहीं, बिल्कुल सोख नहीं भाई पानी। आपने सुना होगा डैम बनने से या कुछ ऐसा करने से जो है आसपास में ना मिनरल का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि पानी के फ्लो में हिंड्रेंस रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। आपने देखा होगा जब सरदार सरोवर डैम बना था उसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था, मेधा पाटकर ने, वो इसीलिए किया था क्योंकि आसपास के रीजन पे इफेक्ट आता है।
डैम बनने से आसपास के रीजन में खतरा भी बनता है। आपने देखो जहां पे डैम बना होगा उसके आसपास कोई घर नहीं बनेगा, आसपास कोई रीजन क्रिएट नहीं होगा, ना इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, ना कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी, ना रेजिडेंशियल बनेगा। क्यों? क्योंकि डैम बनता है, पानी को रोका जाता है, डैम टूट गया तो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, आसपास खेती कम की जाती है, तो वो एन नंबर ऑफ रीजन तो है। ठीक है, बात समझ में? सिंपल। अभी आएंगे लीचिंग वाले पे, इतनी सी बात समझिएगा। अब वापस आइएगा, अब ध्यान से देखते चलिएगा। देखो मेरे भाई, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। मैंने सबसे पहले आपसे एक लेयर बोली, मैंने कहा जो नीचे की चट्टान होती है इसे बेडरॉक बोलते हैं, जो मेन चट्टान है, जो मेन चट्टान है, फालतू नहीं, मेन चट्टान है। मैंने कहा ठीक है, अगर इस मेन चट्टान के ऊपर का मैं पूरा रीजन की बात करता हूं तो इसको बोला जाता है रेगोलिथ। अब ऐसे ऐसी टर्म ना हम पेपर में देखते तो तोते मर जाते हैं कि कहां से टर्म आई रेगोलिथ। तो रेगोलिथ वर्ड होता क्या? इधर देखो, सबसे पहले मैंने बोल दिया कि ये प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है किसी लेयर का जहां पे इनऑर्गेनिक लूज मैटर पड़े होते हैं, इसे ब्लैंकेट रॉक भी कहा जाता है। मतलब बेड रॉक का टूट के हिस्सा जो ऊपर पूरी मिट्टी बनाएगा, इसे रेगोलिथ कहेंगे। सिंपल। रेगोलिथ क्या हुआ? बेड रॉक से टूटकर। मतलब वो जो डायग्राम मैंने देखा था, अगर मैं इस डायग्राम में ये बोल दूं कि इस लेयर को छोड़कर जो ऊपर की ये लेयर बनेगी, इसे ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं रेगोलिथ। इसे हमने क्या बोल दिया? ब्लैंकेट रॉक। क्या बात समझा मैं? यस और नो में जवाब दो। क्या इतनी सी बात मैं समझ पाया? हाँ सर, कुछ कुछ तो लग रहा है। वापस से आओ। अब आपको एक और डायग्राम यहां पे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? अब इसमें ना बिल्कुल अंदर से जीव जंतु, चूहे, मकोड़े, छिपकलियां, सब सब यही नाचती नजर आ रही है। इधर ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमने ये बोला कि जो नीचे वाला लेयर है, ये वाला तो बेडरॉक वाला लेयर है, इसको हम कुछ नहीं कह रहे, बेडरॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर ये पेरेंट चट्टान बनने, दिस इज योर पेरेंट चट्टान, मैं कहा बनने दो। इसके ऊपर एक लेयर बनेगी जिसको हम सब सॉइल की, जहां पे मिट्टी बननी शुरू होती है। बीच वाली जो लेयर मिट्टी तैयार होगी वो टॉप सॉइल होती है, जो हमने ये बनाई थी, और उसके ऊपर एक जो लेयर होती है जिसको हम ओ लेयर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? सबसे नीचे आर है, बेडरॉक है, फिर सी पेरेंट है, बी सब सॉइल है, फिर टॉप सॉइल है, फिर जैविक वाली आ जाती है, ये बनी हुई है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी रूट वगैरह जो होती हैं वो ए लेयर के अंदर, देखो छोटे प्लांट जितने भी हैं, ज्यादातर प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं वो ए लेयर के अंदर ही आते हैं। बी लेयर, इससे नीचे वाली ये लेयर होती है, तो उसमें कम जाते हैं क्योंकि वहां पे फॉर्मेशन होती है, मिट्टी बन रही होती है। ज्यादातर जो भी हमारे पेड़ पौधे, जो भी कुछ चीजें हैं, वो हमें टॉप लेयर में ही दिखाई देंगे। तो ये वाली हमें दिखाई देना है, ये वाली हमें दिखाई देना है। ठीक है सर, इंडिया में सॉइल को रेगुलेट कौन करता है? आईसीआर रेगुलेट करेगा पूरा। ठीक है, इतनी सी बात मैं समझ रहा हूं। हाँ सर, ये भी बात ठीक लग रही है। अब इधर आइएगा। अब हमारे सामने दो तरह की रीजन है। एक मैं कह रहा हूं कि मैं बैठा हूं पहाड़ों में, एक मैं रीजन कह रहा हूं मैं बैठा हूं प्लेन एरिया में, मैदानों में। तो दोनों में अंतर क्या है? अब ये चीज तो हर बच्चा जानता है कि जब भी मैं पहाड़ों में जाऊंगा तो मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, सोइल इरोजन ज्यादा होगा, मिट्टी का अपरदन ज्यादा होगा। तो मैं ये सिंपल तरीके से बोल दूं कि मिट्टी जो है पहाड़ों में वो लूज फॉर्म में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ढलान पर है, मिट्टी हमेशा खिसकने का डर रहेगा। भाई लैंडस्लाइड्स हो रही है, मिट्टी खिसक रही है, पेड़ पौधे गायब हो जा रहे हैं, मिट्टी तो खिसक रही है ना वो अल्टीमेटली। तो वहां पे अपरदन ज्यादा, इरोजन ज्यादा है। तो हमने सिंपल सा बोल दिया ये पॉइंट कि अगर मैं पहाड़ों में हूं तो वहां पे मिट्टी का जो स्टाइल होगा पुअर होगा, क्योंकि स्लोप है, लिटल जो कंटेंट होल्ड कर पाने का है, और वाटर इरोजन जल्दी जल्दी होता है। तो देखो अब यहाँ पे पहाड़ है, बारिश हो रही है, मिट्टी तो है, मिट्टी लूज पड़ जाती है, पानी गिरे तो अंदर का पकड़ छोड़ दे रही है, तो वो पूरा सड़क के नीचे आ जाएगी, वो पूरा सड़क के नीचे आ जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात मैं समझ पाया? यस और नो? हमने कहा मिट्टी का कटाव, इरोजन ज्यादा होगा। अब बार बार एक क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह की खेती, किस तरह की फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर का तरीका हम नॉर्थ ईस्ट में करेंगे, पहाड़ जैसे टेरिस फार्मिंग है, झूम कल्टीवेशन, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन दिमाग में रखना कि वो इसलिए की जाती है, रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि उस रीजन का लेना देना क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मेरे सामने सिंपल सा है, मोर द स्लोप, मोर द स्लोप, मोर द ढलान, उतना ज्यादा मिट्टी अपरदन ज्यादा होगा, सोइल इरोजन ज्यादा होगा। जब मैं मैदान में होऊंगा तो वहां पे ग्रेट सॉइल बनता है, फ्लैट लैंड है, फिल्टर्ड है, सॉइल इजीली स्टेन करता है और लंबे समय तक बना रहता है, तो इसलिए मिट्टी प्लेन एरिया के अंदर ज्यादा बेटर रिजल्ट देती है बकायदा पहाड़ों में। या एक चीज मुझे बताओ यार, हमें ये पता है कि पहाड़ों में बारिश बहुत अच्छी होती है, तो वहां पे हमारे एग्रीकल्चर इतना ज्यादा क्यों नहीं होता? रीजन है मिट्टी का अपरदन ज्यादा है, इरोजन ज्यादा है। जब मैं फ्लैट एरिया में आता हूं ना, तो हमारे पास रिसोर्सेज क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक स्थायी जमीन तो है,
जैसे मैं कहूं कि मान लो मैं अपने खेतों में, गांव में चला जाऊं, मैं अपने खेतों में खेती करना चाह रहा हूं, ठीक है, अगर वो मिट्टी जो इतनी उपजाऊ भी नहीं होगी ना, तो मैं पानी खाद दे देकर उसको जिंदा करने की कोशिश करूंगा। मैं स्लैश एंड बर्न करने के प्रोसेस से करूंगा, मैं मिट्टी को जला के एक बार जितने भी क्रॉप्स उन्हें जलाऊंगा, कुछ समय तक छोड़ूंगा, वापस से रीग्रो करेगा, तो ये प्रोसेस मैं कर सकता हूं। लेकिन पहाड़ों में ये चीज पॉसिबल नहीं है, जबकि पहाड़ों में पानी ठीक है और बाकी सब चीजें ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर आपको दिमाग में रखना है, थोड़ा सा फैक्टर आपको दिमाग में रखना है, इतनी सी बात दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है सॉइल का इंट्रोडक्शन में ठीक ठाक सा मिल ही गया है। अब वर्ड दूसरे पे आता है। एक वर्ड मैंने बोला है लीचिंग, एक वर्ड मैंने बोला है ट्रांसलोकेशन। ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ड बोले लीचिंग, लीचिंग का मतलब होता क्या है, ठीक है। अभी अभी आएंगे, लिखो अभी आएंगे मेरे भाई, अभी आने तो दो, पहले तो मुझे समझाने दो कि मिट्टी है क्या, मिट्टी के प्रकार क्या, फिर समझोगे कि होता क्या, रेगुलेट कौन करेगा, फिर समझेंगे। अब दिमाग में डाली गई बात कि जब मैं मिट्टी के बारे में बात कर रहा हूं, सुनते रहिएगा। सबसे पहली चीज मैंने कहा, जब भी मिट्टी के बारे में बात करें, एक वर्ड आता है लीचिंग। लीचिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, अगर बहुत बारिश हो रही है तो पानी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल नीचे चले जाते हैं, बहुत सारे मिनरल जो है नीचे चले जाते हैं, उस नीचे जाने के प्रोसेस को मैं लीचिंग बोलता हूं। मैंने लीचिंग को क्या बोला, लीचिंग है निचले स्तर तक बहने वाले पानी में घोल द्वारा मिट्टी के यौगिकों को और खनिजों को नुकसान एक और महत्वपूर्ण निकाय करना। मतलब बेसिकली जो लॉस ऑफ सॉइल कंपाउंड है, पानी के साथ घुलकर निचले लेवल पे चल जाते हैं, वो निचला लेवल क्या है, एक बार हर बच्चा कमेंट करके बताएगा। मैंने कहा था कि अगर मान लो नीचे सरक कर पानी के साथ खनिज आ जा रहे हैं, नीचे सरक कर पानी के साथ साथ मिनरल आ जा रहे हैं, तो इन मिनरल्स को मैं कौन सी लेयर में काउंट करता हूं कि तुम नीचे आए, कौन सी लेयर है, ए बी सी डी ई आर, कौन सी लेयर आती है, कौन सी लेयर आती है मेरे भाई, जल्दी से बताओ भाई। सैटरडे संडे में रिपीट करो उनको, ई लेयर आते हैं, जो अभी से करा रहा हूं उनको यहीं से देखो, ई लेयर आते हैं। क्या ये आपको याद थी, ई लेयर याद थी आपको कि ई लेयर नाम की कोई चिड़िया पड़ी थी? कैसे याद करो भाई, वापस से उस डायग्राम को देख के याद करो, नहीं याद आ रही तो। हमने पढ़ा था ई का, लीचिंग हो रही है यहां पे, ईचिंग, ई लेयर है, याद आई? हाँ सर आ गई याद, अब थोड़ा और आ गया हो, ठीक है। दूसरा वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, लीचिंग मुझे समझ में आ गया, पानी के साथ साथ नीचे जाना है, मिनरल का, खनिज का, और जो भी हल्के मिनरल उनका नीचे जाना, उसे हम लीचिंग कहेंगे। दूसरा वर्ड मेरे पास आता है ट्रांसलोकेशन। ध्यान सुनेगा, क्या नाम है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मेटीरियल का ऊपर या नीचे जाना। सर नीचे जाने का मतलब तो मैं समझ, ऊपर आने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर ना किसी मिट्टी के अंदर पानी कम है और टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसमें ना आपने देखा होगा मिट्टी के ऊपर ऐसे ऐसे ना सफेद सफेद कलर के निशान बने होते हैं, लोग कहते हैं सॉल्ट निकला है ऊपर, नमक आ गए। आपने ऐसे देखा होगा किसी मिट्टी के अंदर, आपने देखा होगा हल्की हल्की लेयर बनी है, जैसे मान लो आप किसी सूखे एरिया में राजस्थान चल जाओ, या इवन दिल्ली नोएडा में भी कुछ एरिया ऐसे होंगे, हरियाणा के कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां पर ना ड्रेनेज नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है। तो वो मिट्टी क्या करेगी, अपने मिनरल्स को ऊपर रख देगी कि मैं नीचे तो ले नहीं जा पा रही हूं, और वो सूख सूख कर मिनरल ऊपर आ गए हैं, जैसे कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ऊपर दिखने लगते हैं। तो इसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, मिनरल्स का ऊपर आना। अब नीचे जाना तो वाइस वर्सा हम समझ ही लेंगे, पानी आ गया तो नीचे चले गए, लेकिन फिलहाल मेरे समझाने का ये मतलब है, अगर मैं मिनरल्स को ऊपर भी लेकर आ रहा हूं, नीचे भी लेकर जा रहा हूं, तो ट्रांसलोकेशन है, और खाली नीचे लेकर जा रहा हूं तो लीचिंग है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में डाल लो, मिनरल्स का नीचे जाना लीचिंग है, मिनरल्स का ऊपर आना नीचे जाना ट्रांसलोकेशन है। क्या दोनों पॉइंट मेरे दिमाग में बैठे, जल्दी से बताओ, क्या दोनों पॉइंट दिमाग में बैठे? यस और नो में जवाब दीजिएगा। ऊपर नीचे जाना और खाली नीचे जाना दोनों को समझ लो। सर एकदम क्लियर है, तो बच्चों वाला गेम है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं कहता हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर मिट्टी को बनाने में मदद करते हैं। नेम द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द सॉइल फॉर्मेशन। अगर मुझे मृदा को बनाना है तो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती है, कौन ज्यादा इंपैक्ट करेगा। सबसे पहला हम ये कहते हैं कि पेरेंट मटेरियल। अब जैसी चट्टान नीचे होगी वैसा ही मृदा बनेगी। एग्जांपल बताता हूं, अगर नीचे की चट्टान में आयरन ऑक्साइड ज्यादा है तो ऊपर की मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड ज्यादा होगा। नीचे में अगर हमारे पोटेश ज्यादा है तो ऊपर की सॉइल में पोटेश ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जितना ज्यादा हमारा मिट्टी होगी जैसी, वो डिपेंड करेगी उसके पेरेंट चट्टान के ऊपर। सिंपल है पहला।
पेरेंट चट्टान क्लियर करता है कि हाँ यार, जो हमारी, देखो अब ऐसा मान के चलो, ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। बाप पे क्या मतलब, क्या मतलब, पेरेंट जैसे होते हैं बच्चे जब वो वैसे होते हैं। कोई ये नहीं कहता अरे ये तो अपने माँ बाप पे गए नहीं, इसके माँ बाप इतने शरीफ है, ये एकदम लिच्चड़ इंसान पैदा हो गया, वो अलग बात है। लेकिन जनरली बच्चे जो हैं जैसे पेरेंट्स होते हैं उनका ही रेप्लिका होता है, उन जैसा ही होता है। ये बात पता है ना आप लोगों को, जैसे पेरेंट्स होते हैं लगभग लगभग जो है बच्चे वैसे ही होते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो पेरेंट चट्टान के ऊपर भी मिट्टी डिपेंड करेगी। नंबर 2, अब आता है रिलीफ फीचर। रिलीफ का मतलब क्या है, शेप, स्लोप, एलिवेशन। अगर मैं कहता हूं मैं बैठा हूं यूपी में, एक कहता मैं बैठा हूं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की मिट्टी अलग है, यूपी की मिट्टी अलग है। यूपी मैदान एरिया है यार, उत्तराखंड का पहाड़ी एरिया, दोनों में मिट्टी अलग अलग होगी ना। जिस रीजन में जहां पे आप हो वैसी मिट्टी क्रिएट होगी, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। वो आपके स्लोप के ऊपर डिपेंड। आप ढलानों पे मिट्टी बना रहे हो, मिट्टी का पर्दन ज्यादा, स्लोप ज्यादा, प्लेन में बैठे हो मिट्टी का पर्दन है ही नहीं, तो ये भी डिपेंड करेगा। इसके बाद आता है क्लाइमेट। अच्छा क्लाइमेट क्या होता है, देखो वेदर होता है रोजमर्रा का हमारा, ठीक है, जैसा हमें मौसम दिखाई दे रहा है। लेकिन क्लाइमेट होता है लंबा, 30 साल, 50 साल, 100 साल ऐसा। तो वहां का क्लाइमेट कैसा है, किसी रीजन में बारिश बहुत ज्यादा है, किसी रीजन में बारिश बिल्कुल नहीं है, तो उसकी मिट्टी भी वैसी ही होगी। मैं राजस्थान में बैठा हूं, बालू रेत क्यों, क्योंकि वहां क्लाइमेट सूखा है। मैं मेघालय में गया हूं, बारिश बहुत ज्यादा है, तो वहां का मिट्टी वैसी बनी हुई है। तो पहला मैंने कहा पेरेंट चट्टान पे डिपेंड करेगी। दूसरा मैंने क्या बोला, आसपास की जमीन ऊंची है, नीची है, तिरछी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और चौथा क्लाइमेट कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक वर्ड यहां पे आता है नेचुरल वेजिटेशन और बायोलॉजिकल फैक्टर। अगर किसी मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा प्लांट्स है, बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे स्पीशीज हैं, तो वहां पे मिट्टी की ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करेगी। पेड़ नीचे गिरेंगे, दबेंगे, जैविक बनेंगे, एनिमल्स मरेंगे, जैविक बनेंगे। तो ये भी तो क्रिएट हो ही रहा है ना, ये भी तो क्रिएट हो ही रहा है। जैसे हम कहते हैं कि हम लोग ना केचुए लाते हैं, केचुए खाद सुनी है, केचुए की खाद। केचुआ क्या करता है, मिट्टी को खाता है, खाने के बाद हग देता है, वही खाद बन जाती है। तो जिस मिट्टी में केचुए ज्यादा होंगे ऑब्वियस सी बात है नेचुरल खाद क्रिएट हो रही है। और जिस मिट्टी के अंदर जीव जंतु है ही नहीं भाई, उसमें ये वाला प्रोसेस कम हो रहा है, तो मिट्टी की ग्रोथ भी वैसी ही हो रही है। तो ये डिपेंड करेगा। इसके बाद आता है समय। जितना ज्यादा समय वहां पर लगता है उतनी ज्यादा मिट्टी पुरानी होती जाती है। ठीक है, मैं कहता हूं अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, तो वहां की मिट्टी भी बहुत पुरानी होगी। ठीक है, मैं कहता हूं यार पहाड़ों में चल जाओ, नई मिट्टी तुम्हें ज्यादा मिलेगी, मिट्टी का पर्दन ज्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा लॉन्गर टाइम क्या करेगा, उतनी ज्यादा मिट्टी को मैच्योर होने देगा। और ऐसा नहीं कि मैच्योर मिट्टी ज्यादा फर्टाइल होती है ना, नई मिट्टी ज्यादा फर्टाइल होती है। जितनी नई मिट्टी होगी उतना ज्यादा नया खनिज होगा। मतलब मैं कहूं कि आप में और मेरी एज में फर्क है, मैं मैच्योर हूं लेकिन मैं आप जितना फिजिकली फिट नहीं हूंगा, क्योंकि आप यंग हो, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है, तो आप मोर जो है ज्यादा फिटनेस की तरफ आप लोग ज्यादा इंक्लाइंड होंगे। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है टाइम डिपेंड करता है, मैच्योरिटी तो लाता है, लेकिन जो है उस हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी यहां शो नहीं करता, मतलब उस हिसाब से प्लांट ग्रोथ नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, बात समझ गए, क्लियर है इतनी सी बात, आगे आ जाओ। तो अगर मुझसे फैक्टर पूछता है तो सबसे पहले मैंने बोला पेरेंट चट्टान, मेरा रिलीफ फीचर, मेरा क्लाइमेट फीचर, मेरा नेचुरल वेजिटेशन आसपास कैसा है, और टाइम कितना लग रहा है। ये सारी चीजें अगर मैं समझ पाया, अगर ये सारी चीजें मैं समझ पाया, तो मेरे भाई मैं समझ पाया कि मिट्टी का निर्माण कैसे होगा। आगे आइएगा, नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास, दो कैटेगरी में सोइल के कंपोनेंट को बांटे गए हैं। भाई सबको समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि अभी तो मैं सोइल वाले टॉपिक पे जस्ट आ ही रहा हूं, ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है, दो तरह के फैक्टर होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, एक होता है जीवित और एक होता है निर्जीव, या अजीब बोल दो निर्जीव बोल दो। तो बायोटिक मतलब बायो मतलब जीवन, एबायोटिक मतलब निर्जीव। तो जब मैंने बायोटिक के बारे में बात की ना, मैंने कहा जिसके अंदर प्लांट, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, उसके ऊपर भी मिट्टी डिपेंड कर रहा है। मिट्टी में क्या क्या मिल रहा है, आपको प्लांट मिल रहा है, आपको एनिमल मिल रहा है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, सूक्ष्म जीव मिल रहे हैं। तो ये तीनों कॉम्पोजिशन लिविंग के मिलते हैं, और इसके अलावा और तो कुछ नहीं मिला। कि इंसान भी तो सर मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, हम तो ऊपर सर्वाइव करें ना, और वी आर आल्सो द एनिमल्स, क्योंकि हम भी इसी पे तो चल ही रहे हैं। तो हमने कहा चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, इसी के ऊपर है। हमने कहा चलेगा। नॉन बायो में जैसे मिनरल है, वाटर है, एयर है, ये सारे क्या है, अजीब है या नॉन लिविंग है। ठीक है, या आपको ऐसे याद करना है कि क्या चीज है, तो ये दो चीज आपको दिमाग में रखना कि लिविंग नॉन लिविंग कौन कौन मिलेंगे। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल। देखो हमेशा आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, भारत में जो भी मृदा मिलेगी, भारत में जो भी मिट्टी मिलेगी, उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। बात याद रख लोगे, हमने क्या बोला है कि भारत के अंदर जो भी मिट्टी मिलेगी उसके अंदर मुझे नाइट्रोजन नहीं देखने को मिलेगा।
ये बात आपको याद रखनी है, नाइट्रोजन की हमेशा कमी रहती है, पहला फैक्टर है, आपको याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, इधर आ जाओ। हमने क्या बोला, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल हैं, इनको हम मैक्रो यानी प्रमुख बोलेंगे, ये सेकेंडरी है यानी दूसरे नंबर पे आएंगे। फोस्फोरस, पोटैश, नाइट्रोजन ये हमको चाहिए, लेकिन भारत में मतलब इसकी कमी है। सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, तो ये हमको चाहिए होते हैं। और नाइट्रोजन अगर आप पढ़ोगे इन्वायरमेंट में तो नाइट्रोजन साइकिल आती है, वाटर साइकिल आती है, जिसमें हम इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को यूज करके हम प्लांट को, लेग्यूमिनस प्लांट को, जैसे हमारे स्प्राउट टाइप उन जैसे प्लांट को हम नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, इसमें नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो हम उसको यूज भी तो करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल में यूज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, चेंज करते हैं, वापस से छोड़ देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल का होता है। तो पहले तो यहां से याद कर लीजिएगा, ये मेजर है और ये सेकेंडरी है। कई बार पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सा प्राइमरी न्यूट्रिएंट मिनरल होगा। अब ये ना इस बार के पेपर में आया था कि हमारे मिट्टी के अंदर खनिज कितना होता है, और ये ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारी स्लाइड में ऐड किया, इससे पिछले बैच में भी था, ये इस बार पेपर में आया था, सीजीएल के पेपर में, खनिज का परसेंटेज। ठीक है, सारे बच्चे सोचे पता नहीं कहां से आ गया, लेकिन अब मैं हर चीज का स्क्रीनशॉट तो नहीं शेयर कर सकता, पर मुझे लगता है कि करना चाहिए शेयर, कि देखो ये भी क्लास नोट से, देखो ये भी क्लास नोट से। कोपियन वाला क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्लास नोट से आया था, जो हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कोपियन। ठीक है, अब ये वाला मैंने पहले भी करवा रखा था और अभी भी करवा रहा हूं। ठीक है, ये मैम ने पढ़ा दिया बारे में, बहुत बढ़िया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मिनरल जो है वो 45% जो होता है, खनिज जो है इतना होता है, एयर 25%, पानी 25%, जैविक 5%, डिपेंड करेगा आप कहां की मिट्टी के बारे में बात करो। ये ओवरऑल है, एक ओवरऑल डाटा नहीं होता कि सारी मिट्टी को मिला के एक डाटा निकल के, तो ये वो वाला डाटा है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखोगे। चलिए, अब ये वाला हमने देख लिया, अब शुरुआत करते भाई मिट्टी के बारे में पढ़ने का। अभी तक तो हमने काफी कुछ देख लिया। अगर मैं भारत में मिट्टी के बारे में बात करता हूं तो वी हैव सर्टेन टाइप ऑफ मिट्टी। अगर मैं भारत में मिट्टी या सॉइल के बारे में बात करूंगा, सर अब आप YouTube पर क्लास नहीं लेते, या CHSL की ना मैं मैराथन लेके आ रहा हूं, अगला महीना पूरा मैराथन 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 का ही होगा। तुम्हारा CHSL जो होगा उससे पहले तुम्हारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबकी मैराथन करवा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में आपकी पहली मैराथन आ जाएगी। ठीक है, चलें शुरुआत करें अब आगे। देखो मेरे भाई, आपको दिखाई दे रही है मिट्टी, इससे पहले हम इसको ना मैप में समझेंगे। आओ जरा भारत का मैप एक बार देखो, कौन सी मिट्टी कहां मिलती है, किन राज्यों में मिलती है, हल्का सा आइडिया रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे भाई, सबसे पहले ये कहता है कि जो ऊपर ये वाली मिट्टी है, देखो ये पहाड़ है, ये वाली मिट्टी पहाड़ है, और पहाड़ों में कैसी मिट्टी मिलेगी भाई, पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। कैसी मिट्टी मिलेगी भाई, पर्वतीय मिट्टी मिलेगी, मुझे इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसी मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। पॉइंट नंबर 1, पहला क्वेश्चन तो ये देख लो, कैसी मिट्टी है भाई, पर्वतीय मिट्टी है। डन है मेरे भाई। नंबर 2 पे आ जाओ। अगर मैं प्लेन में आता हूं, मैदान में आता हूं, दिस इज योर मैदान वाला एरिया, दिस इज योर मैदान वाला एरिया, दिस इज पूरा मैदान, डेल्टा रीजन के अराउंड वाला एरिया, डेल्टा रीजन के अराउंड ये जो मिट्टी बनती है भारत में सबसे ज्यादा है, इसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। इसका नाम क्या मेरे भाई, जलोढ़ मिट्टी है, और ये भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ है, भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ये आपको ध्यान रखना है, इतनी सी बात याद रख लोगे। सबसे ऊपर आपने पढ़ा कि माउंटेन वाली मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, नीचे जलोढ़ मिट्टी, एलोविलेरा भारत में सबसे ज्यादा परसेंटेज में है। रेगिस्तान में जाओगे तो शुष्क मिट्टी होगी, एरिड मिट्टी होगी। ठीक है सर, मेरा CHSL का एग्जाम 15 नवंबर का, उससे पहले करवा दूंगा यार। मैं ऑलरेडी ना शेड्यूल के लिए बोल चुका हूं, 1 या 2 दिन में आपको शेड्यूल दिखने लगेगा। फिर आता है आपका लेटराइट मिट्टी। देखो लेटराइट ना जनरली यहां पे बनती है, यहां पे बहुत अच्छी लेटराइट मिलती है वेस्टर्न घाट में, तो लेटराइट मिट्टी आपको यहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी। काली मिट्टी जो है भारत के दक्कन में मिलती है, क्योंकि लावा से मिलकर बनी है, भारत के दक्कन में मिलती है काली मिट्टी। ठीक है, सेलाइन मिट्टी वहां पर मिलती है जहां पर पानी की कमी होती है, जैसे मैंने बोला था ना, वो निकलकर सफेद सफेद से ऊपर आ जाएगा, ये वो सेलाइन मिट्टी होती है, लवणीय मिट्टी बोलते हैं। इसके बाद लाल और पीली मिट्टी आपको याद रखनी है, लाल पीली मिट्टी आपको ईस्टर्न घाट में मिलेगी। पैटी सोयल या आपको यहां पे मिलेगी, मैंग्रोव सोयल टाइप होती है, दलदल वाले एरिया में मिलती है। ठीक है, अब इस डायग्राम पे आओ, अब तुम्हें समझ में आएगा डायग्राम। देखिए जी, सबसे पहले भारत की मिट्टी दिखाई दे रहा है, दिस इज योर भारत की मिट्टी, अलग अलग तरीके की। सबसे पहला
मेरे सामने आता है जलोढ़ मिट्टी, लगभग 43% से लेकर 46% तक का एरिया कवर करता है जलोढ़ मिट्टी का। भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ है, बिल्कुल आएगा भाई, लोकेशन कहां पर बिल्कुल पूछते हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी है। सेकंड नंबर पे आता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लगभग लगभग जो है वो 16 से 18% तक कवर करता है लाल मिट्टी के बारे में। देखो जलोढ़ मिट्टी में हर चीज अच्छी होती है, जैसे गन्ना है, गेहूं है, चावल बढ़िया रहता है। लाल मिट्टी के अंदर आपको दालें बहुत अच्छी दिखती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है काली मिट्टी, इसी को हम रेगूर कहते हैं। और काली हमेशा याद रखिए, कपास के लिए एक नंबर की है, कपास के लिए, कॉटन के लिए एक नंबर की, मुझे ध्यान रखना है। फिर नंबर 4 पर रेगिस्तानी मिट्टी यानी डेजर्ट सोइल होगा। ये कौन सा सोइल है मेरे भाई? डेजर्ट सोइल है। ये उपजाऊ ना के बराबर है, लेकिन फिर भी इस एरिया के अंदर, फिर भी इसी एरिया के अंदर हमें मूंगफली, ज्वार, बाजरा ठीक ठाक सा मिल जाता है। उसके बाद नंबर 5 पे आएगा लेटराइट मिट्टी। ये लेटराइट हमेशा ध्यान रखना है, ईंट बनाने का काम इस मिट्टी से किया जाता है। और ये मिट्टी जो है वो लीचिंग मेथड के थ्रू बनती है। लीचिंग अब सबको पता होना चाहिए कि मिट्टी के अंदर बहुत बारिश हो रही है, सारे मिनरल नीचे चले गए, ये वो वाली मिट्टी है। उसके बाद आता पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मतलब फॉरेस्ट, ये जनरली हमने ऊपर वाला जो एरिया पढ़ा था वहां पे मिलेगी। उसके बाद क्षारीय मिट्टी का मतलब होता है सैलाइन। सैलाइन का मतलब ये हो गया जहां पर पानी की कमी है। उसके बाद पीटी और दलदली, इसको मैंग्रोव भी बोल सकते हैं, दलदल वाला भी बोल सकते हैं। ये मैंग्रोव होगी, ये सुंदरबन डेल्टा के आसपास, या जब नदियां अपने आप को समुद्र में खाली कर उसके आसपास ये मिट्टी दिखाई देगी। तो दिस इज योर 8 तरह की मिट्टी। इधर आएगा, सबसे पहला आता है जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। उसके बाद आता है लाल मिट्टी, इसके बाद आता है काली मिट्टी, या इसी को रेगूर बोलते हैं। फिर आता है रेगिस्तान की डेजर्ट मिट्टी। उसके बाद आएगा लेटराइट, यानी ये वेस्टर्न घाट की तरफ मिलेगा, माउंटेन रीजन मिलेगा, एल्कलाइन सेलाइन बोलते हैं इसको, और पेटी और मार्शी ये हमारा दलदल वाला एरिया हुआ। सो दिस इज योर टाइप ऑफ मिट्टी। ये अलग अलग तरह की मिट्टी है। यहां तक हर बच्चा बताए भाई, सबको क्लियर है? क्लियर हो गया? क्लियर? ये वैसे मैंने सारा प्लान जो है नए बैच के लिए किया था, पर मुझे लगा चलो आप वाले बैच में भी इसको शामिल कर दे धीरे धीरे, क्योंकि नए वाले बैच में बहुत सारी चीजें जो है। सर इंग्लिश की क्लास है, सर 5 मिनट शुरू कर दूंगा तो क्लास भी शुरू नहीं होगी इंग्लिश की, अभी क्लास भी शुरू नहीं होगी। 5 मिनट तो दे दो मुझे, जो टॉपिक चल रहा है उसको तो थोड़ा सा रिदम में ले लूं, है ना। तो यहां पे अब मिट्टी के प्रकार पढ़ लिए। आओ मेरे भाई अभी इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी। अब एक बार ध्यान से देखो यार, जो इस डायग्राम में बताने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं सबसे ऊपर एक ग्रीन वाला पार्ट देखता हूं, ठीक है, सो आ रहा हूं मैं, सॉइल की पीएच कितनी है, कितना में करना है, पीएच होता क्या है, मैं सब पे आऊंगा। तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए अभी तक कि हम लोग बहुत डिटेल में जा रहे हैं। होता है भाई, फिक्स क्यों नहीं होता? होता है भाई। सॉइल पढ़ते हुए लग रहा है कि कुछ डिटेल में पढ़ रहे हो तुम लोग सॉइल। ऐसा नहीं कि मैंने आती बस सॉइल के टाइप बताया और काम खत्म कर दिया, बिल्कुल नहीं है होता भाई ऐसा। अगर हम कोई टॉपिक करते हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ा जाए कि एग्जाम में है तो चीजें हम कर लें, ठीक है। न्यू बैच में पहले क्या स्टार्ट करेंगे भाई? शायद नए वाले बैच में पहले पॉलिटी स्टार्ट होगी, और हो सकता है नए वाले बैच में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शुरू हो जाए, पता नहीं है सब कुछ, अभी देख रहा हूं मैं। आज मैं पहली बार आपकी लाइव क्लास ले रहा हूं, कैसा लग रहा है मेरे भाई? पहली बार क्लास लेके लाइव। सर इस बैच में भी करते रहना शेयर, जो न्यू बैच में, हाँ हाँ डाल दूंगा यार, करता रहूंगा। नए बैच में जो कर रहा हूं तुम्हारे में भी करता रहूंगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारे में नहीं करूंगा, ठीक है। यार पॉलिटी के मैंने बोल दिया, पता नहीं भाई इशू क्या है, क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। मैं ऑफिस जाऊंगा आज तो पता चलेगा क्यों अपलोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बोल तो दिया अपलोड कर दो यार, अब उनके सामने क्या आरती गानी पड़ेगी? करो अपलोड, मुझे पूरी फोटोज उन्होंने दिखा दी कि देखो सर ऐसे ऐसे नजर आ रहे हो, आप भी नजर आ रहे हो, आपकी फोटो लगी है, ये है उसका शेयर ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। सर पहले हिस्ट्री मैं देखता हूँ यार, नए वाले बैच के अंदर मैं मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू करूंगा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, कॉन्टिनेंट, ओशन, यहां से शुरू करूंगा। उसके बाद वी विल गो फॉर हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद वी विल गो फॉर हिस्ट्री, ठीक है। तुम्हारे बैच में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ नई चीजें अपडेट, जो भी नई नई अपडेट हो रही है वो सारा अपडेट तुम्हारे में भी होगा, ऐसा परेशानी नहीं है, ठीक है। भाई एक चीज बताओ, पढ़ने में मजा आ रहा है? ज्योग्राफी, रिवर सिस्टम हमने किया है, ठीक है। उसका लेक्स डैम्स हमने कर लिए, वाटरफॉल कर लिए, माउंटेन्स कर लिए, फिजिकल डिवीजन कर ली, नेबरिंग कंट्री कर ली, स्टार्टिंग इंडिया का इंट्रोडक्शन कर लिया। आज हम सॉइल कर रहे हैं, कल भी सॉइल होगा,
इसके बाद धीरे धीरे चीजें फटाफट से खत्म करेंगे। ठीक है, कर देंगे यार, कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हें भी प्रोवाइड कर देंगे। और बताओ, और बताओ। ठीक है, देख लूंगा मैं। धन्यवाद मेरे भाई। यार फाउंडेशन कोर्स मेरा तो जनरली बढ़ा ही जाता है यार। ठीक है, वो क्वेश्चन, हाँ पासिस बाकी हैं, पासिस मुझे याद है, मैं संडे को एक क्लास लूंगा, मुझे कुछ नदियां भी करवानी है, मतलब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जो मुझे लगा था एक बार बता दूंगा, वो वाला ट्राई कर लूंगा भाई। न्यू बैच में अगर शेयर होने का ऑप्शन हो तो मैं ट्राई कर लूंगा। मेरे दिल विच चुन आओ भाई इधर आओ। देखो यार, सबसे ऊपर जो मुझे ये रीजन दिखाई दे रहा है, इसको मैं माउंटेन वाला रीजन बोलता हूं। ये माउंटेन है, ये माउंटेन वाला रीजन है। हाँ सर बिल्कुल मुझे पता है, मुझे 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 पता है ये वाला। इधर आओ, ये जो रीजन है सर जलोढ़ मिट्टी का रीजन है। कौन सा रीजन है? ये बीच को बीचों बीच मिल रहा है, जलोढ़ है। ठीक है मेरे भाई, ये रेगिस्तान है सर, ये तो मैं जानता हूं रेगिस्तान है। ये वाला काली मिट्टी है, ये वाला काली मिट्टी है। ये वाली लाल मिट्टी है, ये हमको समझ गए लाल मिट्टी है। इसके बाद ये जलोढ़ है, ये काली है, ये जान चुके हैं हम लोग। ये है लेटेराइट, दिस इज द लेटराइट वाला रीजन, ये लेटराइट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेजर आपको पता होना चाहिए डिवीजन क्या है। ठीक है, यहीं से एग्जाम में सवाल आएगा, आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश की लाश शुरू हो गई है, कल से आ रहा है, कल से समझ आ रहा है हमको, समझ आ रहा है ना? कह रहा है निकाल देंगे गुरुजी, इंग्लिश वाले गुरुजी आंखें निकाल रहे हैं इंग्लिश की क्लास। मुझे लगता है प्रशांत सर एकदम गुस्से में क्लास लेते हैं, ऐसा है क्या? वह एकदम गुस्से में क्लास लेते हैं, अरे पढ़ो 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 पढ़ो। ठीक है सर, वाईटी पे करंट अफेयर एटलीस्ट करा दे प्लीज। वो 10 दिन या 10 दिन वाले में तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मुझे बंद करना पड़ा वो। चलो ठीक है, जाओ आंखें दिखाने से बचो। चलो ठीक है मेरे भाई, कल करते हैं इसको कंटिन्यू।